हेलो एंड नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, जो इतिहास का पिछला वीडियो था उस पर हमने देखा इतिहास के बारे में, इतिहास के पिता कौन है, इतिहास किस भाषा के शब्द से बना है, और हमने जाना था कि इतिहास का जो अर्थ होता है वो होता है अतीत यानी कि पास्ट की घटनाओं का अध्ययन करना। आज हम बात करेंगे, जैसे कि हमने देखा था कि जो अतीत की घटनाएं हैं उनका अध्ययन करना इतिहास है, और अतीत की घटनाएं वे घटनाएं जिनके लिए हमारे पास सोर्स है, रिसोर्स यानी कि हमारे पास स्रोत है, प्रमाण है। तो आज हम बात करेंगे कि जो इतिहास है, इस इतिहास को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है। वे 3 भाग कौन से हैं, उन तीनों भागों के बारे में जानेंगे और क्या कारण है कि इन 3 भागों में इतिहासकारों ने बांटा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो इतिहास है, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। देखिए, इतिहास को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा। सबसे पहली बात तो यह कि वह पहला भाग कौन सा है जिसमें बांटा गया। तो पहला भाग है प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। हम समझते चलेंगे, तनाव नहीं लेना है कि ये चीजें क्या क्या हैं। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, तो इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जरूरत थी इतिहास को 3 भागों में बांटने की। तो जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इतिहास में विभिन्न समय पर अलग अलग प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेगी। जैसे एक समय वे था जब मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं रहेगा, एक समय पर मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान रहेगा, और एक समय वे रहेगा जहां पर वे पूर्ण रूप से ज्ञानी मानव यानी कि जो होमोसेपियंस जिसे हम कहते हैं उसमें परिवर्तित हो जाएगा। तो ठीक ऐसी ही स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। यानी कि इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में इसलिए बांटा ताकि अध्ययन आप आसानी से कर सके। तो अगर पूछा जाता है कि इतिहास को 3 भागों में बांटने का क्या कारण है, तो अध्ययन की दृष्टि की या अध्ययन की सुविधा के आधार पर इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब बात यह आती है कि ये तीनों क्या क्या चीजें हैं और इसको हम समझते हैं। सबसे पहले है प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बात करते हैं। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल को समझने से पहले सबसे पहले देखते हैं मानव की उत्पत्ति के बारे में। आज का जो मानव है, जिसे हम ज्ञानी मानव होमोसेपियंस कहते हैं, क्या जब मानव की उत्पत्ति हुई होगी उस समय भी मानव ऐसा था? तो विचार जब हम करते हैं तो समझ में आता है कि शायद मानव इस प्रकार से नहीं था। इतिहासकारों ने इस पर शोध करना प्रारंभ किया, इस पर रिसर्च हुई। तो इतिहासकारों को लगा कि मानव की जो उत्पत्ति हुई, पहले जो मानव था वह था नर वानर, जिसे हम प्राइमेट्स कहते हैं। होता क्या था, यह मानव जंगलों में निवास करता था, पेड़ पौधों पर रहता था। अब देखिए, जब मानव की उत्पत्ति हुई होगी तो उसे इस प्रकार से ना ही तो जैसे आज मकान बना रहे हैं उस प्रकार के मकानों का ज्ञान होगा, ना ही उसे पढ़ने लिखने का ज्ञान होगा। यानी कि जब उत्पत्ति हुई होगी तो उसका जो संघर्ष था वह था सिर्फ अस्तित्व के लिए, यानी उसका जो कार्य था वह था जीवन यापन करना। तो मानव की उत्पत्ति हुई, मानव पेड़ों पर निवास करने लगा, निवास करते करते वे वहां पर जब उसे भूख लगती तो शिकार कर लेता। इसके साथ ही सिर्फ इतना ही कार्य रहा होगा कि वे अपना जीवन यापन करता था। यानी प्रारंभ के मानव की जब हम बात करें तो जो उसको स्थिति दिखाई दी, उस स्थिति के आधार पर उसने कार्य किया, उसका विकास उतना नहीं हुआ जितना कि आज मानव देखने को मिलता है। यानी प्रारंभ के मानव की बात की जाए तो प्रारंभ का मानव केवल अपना जीवन यापन करता था, शिकार करता था और यही कार्य
करता था। अब हम कहें कि साहब उस समय उसको पढ़ने लिखने का ज्ञान था अथवा नहीं, तो वो पढ़ लिख कर उस समय करता क्या, या फिर शिक्षा का उसे ज्ञान क्यों होगा, उसे करना क्या होता था उस समय? पेड़ों पर निवास करता था, जंगलों में रहता था, तो स्वाभाविक सी बात है कि शिक्षा का अभाव तो वहां पर रहा होगा। यानी मानव क्या करता था कि सिर्फ शिकार करता था और अपना जीवन यापन करता था, इसके अलावा उसका दूसरा कार्य नहीं था। ये तो हो गई प्रारंभ की बात। तो ठीक इसी से रिलेट है प्राग ऐतिहासिक काल। देखिए, सबसे पहली बात हमने कहा कि पढ़ने लिखने का ज्ञान था अथवा नहीं। तो जब मानव को पढ़ने लिखने का ही ज्ञान नहीं था, तो पढ़ने लिखने के ज्ञान के अभाव में उस समय के बारे में हमने जानकारी कैसे प्राप्त की? तो उस समय हमें मिले मानव के औजार। ये देखा गया कि पहले वे बड़े पत्थरों से शिकार करता था, उसके बाद उन पत्थरों में नुकीली धार आने लगी, यानी कि उसने उसको औजार में परिवर्तित किया। उसके बाद कुल्हाड़ी का निर्माण हुआ, गुफाओं में रहने लगा, स्थायी जीवन हुआ। इस प्रकार से विकास की जो प्रक्रिया थी वह विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी। यानी जब हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट हमें समझ में आता है वह आता है लिपि के बारे में। लिपि जिसे हम शिक्षा भी कह सकते हैं, कि ज्ञान या शिक्षा के बारे में उसे जानकारी थी अथवा नहीं। तो प्रारंभ का जो मानव था उसे लिपि के बारे में तो जानकारी थी नहीं, पढ़ना लिखना वो जानता नहीं था। जब पढ़ना लिखना नहीं जानता था तो स्वाभाविक सी बात है कि उसने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा होगा जिसे पढ़कर हमारे इतिहासकार कह सके कि वास्तव में यहाँ का मानव यह कार्य करता था। तो भाई, जब हमें पढ़ने लिखने या वहां से कोई ऐसी चीजें ही नहीं मिली जिसको हम पढ़कर कह सके कि मानव क्या करता था, तो हमें समझ कैसे आए कि उस समय मानव क्या करता था? तो हमने क्या किया, हमने अनुमान लगाया। हमें मिले वहां से पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोत होते क्या है पिछले वीडियो में हमने जाना, जैसे कि मृदभांड, मुहरे, घड़े, ये सभी चीजें हम पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। तो हमें मिले वहां पर मानव के औजार, मानव की गुफाएं। तो हमने अनुमान लगाया कि शायद मानव इन गुफाओं में निवास करता था। इस प्रकार के औजार थे। फिर इन औजारों में भी विकास का क्रम बढ़ा। धीरे धीरे इन औजारों में धार या नुकीली धार यहां पर मानव करने लगा, और धीरे धीरे यहां से कुल्हाड़ी का आवाज हुआ। यानी कि जो वहां पर औजार मिले और जो गुफाएं मिली उसको हमने क्या कहा, उसको हमने कह दिया साक्ष्य या प्रमाण। ठीक है। यानी अगर हमें कहना पड़े कि प्राग ऐतिहासिक काल की जब हम बात करते हैं तो जो प्रारंभ का मानव था, उस प्रारंभ के मानव को लिपि या शिक्षा, यानी कि उसे लिपि का अभाव था, लिपि का ज्ञान नहीं था। इसलिए उस काल के इतिहास को जानने के लिए हमें निर्भर किस पर रहना पड़ता है, साक्ष्य पर। यह तो हुई एक समझने वाली बात, लेकिन साधारण भाषा में अगर हमें कहना पड़े तो क्या समझ में आता है कि प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है जहां पर मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था। और जब पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था तो हमें उस टाइम के इतिहास को समझने के लिए वहां पर जो साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे वहां की गुफाएं, वहां के औजार, वहां पर जो भी उनके जिस प्रकार की चीजें उपयोग में लाते थे, उन चीजों के आधार पर हमने केवल अनुमान लगाया। हम आज भी सटीक रूप से नहीं कह सकते कि वह यही कार्य करता होगा, हमने सिर्फ अनुमान लगाया। यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल के मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, इसलिए आज भी हम वहां के साक्ष्यों पर निर्भर हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या है, तो प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है जहां पर मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, उसकी लिपि नहीं थी, इसलिए वहां के साक्ष्यों के आधार पर ही हमारे इतिहासकारों ने वहां के इतिहास को समझा। ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है कि यहां पर दूसरा कालखंड आद्य ऐतिहासिक काल बनाया है, तो यानी कि यहां पर लिपि का आविष्कार तो हुआ होगा। ठीक है। तो हुआ क्या कि अब जो मानव था, जैसे जैसे उसकी आवश्यकता बढ़ी, और कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो धीरे धीरे मानव ने क्या किया कि पत्थरों पर जब उसने देखा कि यहां पर पत्थरों से कुल्हाड़ी बनाई गई, तो उसको लगा कि शायद और भी विकास का क्रम आगे बढ़ सकता है, तो उसने विकास करना प्रारंभ किया। अभी तक अस्थायी रूप से निवास करता था, अब स्थायी होकर निवास करने लगा। जब स्थायी होकर मानव निवास करने लगा तो उसने यहाँ पर कृषि करना भी प्रारंभ किया। जब कृषि करना प्रारंभ किया तो उसने यहाँ पर मकानों का निर्माण प्रारंभ किया। मकानों के निर्माण से हुआ क्या कि कृषि और मकानों के निर्माण से यहाँ पर
व्यापार व्यवसाय भी प्रारंभ होने लगा, और जब व्यापार व्यवसाय प्रारंभ होने लगा तो स्वाभाविक सी बात थी कि यहाँ पर जो लिपि थी, जो शिक्षा था, उस शिक्षा का विकास होना स्वाभाविक सी प्रक्रिया थी। तो बस यही हुआ कि यहाँ पर स्थायी निवास होने से, यहाँ पर लोगों के रहने से लिपि का विकास हुआ, और लिपि के विकास के कारण यहाँ पर एक अलग ही रूप में नई क्रांति देखने को मिली, यानी कि यहाँ पर लिपि या जो शिक्षा था उस शिक्षा का विकास हुआ। दूसरी बात, साक्ष्य तो आपको मिलेंगे ही। जैसे यहाँ पर आपको गुफाएं मिली, औजार मिले, तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर मृदभांड मिले, मृदभांड के साथ ही यहाँ पर उनके जो मकान थे वे सभी चीजें देखने को मिली। यहां तक क्लियर है? यानी कि इस समय तक लिपि जो थी उस लिपि का अभाव था, और यहां पर लिपि आपकी प्राप्त होने लगी। तो भाई अब समझ में ये बात आती है कि जब लिपि भी प्राप्त हो गई, साक्ष्य भी प्राप्त हो गए, तो फिर इस तीसरे भाग को यहां पर इतिहासकारों ने क्यों बनाया? क्यों इस ऐतिहासिक काल को यहां पर कहा गया कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इतिहास में 3 काल देखने को मिलेंगे, तो इस ऐतिहासिक काल को क्यों बनाया? तो देखिए यहां पर जो लिपि थी वह लिपि ठीक ऐसी थी कि आप एग्जाम हॉल में एग्जाम में लिख के आते हैं, और आपकी कॉपी में जो लिखा हुआ है उसे केवल आप ही पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दुनिया का कोई व्यक्ति उस चीज को नहीं पढ़ सकता है। ठीक ऐसी ही लिपि ये थी। यानी कहना क्या पड़ा यहां पर कि ये जो लिपि थी ये थी गूढ़ लिपि। गूढ़ लिपि का अर्थ ये था कि यहां के लोगों को पढ़ने लिखने का तो ज्ञान हुआ, इन्होंने यहां पर लिपि को लिखा भी, लेकिन हमारे जो इतिहासकार थे वे इतिहासकार साहब आज तक इस लिपि को नहीं पढ़ पाए। जब लिपि को पढ़ ही नहीं पाए तो हम कैसे समझे कि इन्होंने क्या कहने का प्रयास किया? तो फिर पुनः हम आ गए कहां पर? साक्ष्य पर। यानी वहां पर जो मकान मिले उन मकानों से हमने अनुमान लगाया, वहां पर जो मृदभांड मिले उन पे हमने अनुमान लगाया। यानी कि यहां की जो लिपि है उस लिपि को नहीं पढ़ने के कारण यहां के लोगों का भी जो हमने इतिहास को समझने का प्रयास किया वो किस पर किया? साक्ष्य के आधार पर। तो आद्य ऐतिहासिक काल वह काल था जहां पर मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान था, पढ़ने लिखने के साथ ही वहां के साक्ष्य भी उपलब्ध हुए, लेकिन उनकी लिपि इतनी गूढ़ लिपि थी कि उस लिपि को हमारे इतिहासकार नहीं पढ़ पाए। परिणाम स्वरूप हमें आज भी वहां के साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यहां तक क्लियर है? तो अब साफ बात आती है कि स्वाभाविक सी बात है कि जब यहां पर लिपि का आविष्कार हुआ, विकास हुआ, तो लिपि तो यहां पर भी होगी। अंतर इतना होगा कि यहां पर लिपि नहीं थी, यहां पर लिपि थी तो पढ़ नहीं पाए। यहां पर जो लिपि रहेगी उसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है? यानी हुआ क्या कि ऐतिहासिक काल की जब हम बात करते हैं तो ऐतिहासिक काल में लिपि भी थी, जिसे हम शिक्षा भी कह सकते हैं। यानी कि यहां पर लिपि का विकास हुआ, शिक्षा का विकास हुआ। और देखिए लिपि शिक्षा रहेगी और साक्ष्य तो स्वाभाविक सी बात है कि भले ही लिपि मिले ना मिले, साक्ष्य तो आपको मिलने ही है। यानी ऐतिहासिक काल में लिपि भी मिली और साक्ष्य भी मिले, लेकिन अंतर कितना रहा? कि अंतर यह रहा कि यहां की जो लिपि थी इस लिपि को हमारे इतिहासकार पढ़ पाए। परिणाम स्वरूप इस ऐतिहासिक काल को आद्य ऐतिहासिक काल से अलग रखा गया। जैसे जब हम बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में, तो ऋग्वेद को हमारे इतिहासकार पढ़ पाए। जब हम बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में, तो यजुर्वेद को भी हमारे इतिहासकार पढ़ पाए। जब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के बारे में, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र को भी हमारे इतिहासकारों ने पढ़ा। यानी कि वह काल जहां पर मानव द्वारा लिपि का विकास किया गया और इस लिपि को वर्तमान में हमारे इतिहासकार पढ़ पाए और वहां से साक्ष्य भी उपलब्ध होते हैं, तो उस काल को कहा गया ऐतिहासिक काल। अब देखिए एक बात तीनों को समझ लेते हैं कि वह काल जहां पर मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, साक्ष्य पर ही हमारे इतिहासकार निर्भर हैं, प्रागैतिहासिक काल कहा गया। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, वह काल जहां पर मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान हुआ, लेकिन हमारे इतिहासकार उनकी लिपि को नहीं पढ़ पाए। परिणाम स्वरूप वहां पर भी जो साक्ष्य उपलब्ध हुए उन्हीं पर हम निर्भर रहे।
आद्य ऐतिहासिक काल है। वह काल जहां पर साक्ष्य की तो उपलब्धता है, साक्ष्य पर तो हम निर्भर है, साथ ही जो साक्ष्य हमें मिले उसी बात को जब हमें वहां की लिपि या वहां की जो ग्रंथ है उनमें वो जानकारी प्राप्त हुई, तो उस काल को कहा गया ऐतिहासिक काल। ठीक है, यहां पर जो प्राग ऐतिहासिक काल का सबसे अच्छा उदाहरण है वो माना जाता है पाषाण काल। पाषाण काल यानी कि स्टोन एज कल्चर या स्टोन एज। जब हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो आद्य ऐतिहासिक काल का जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है वो है हड़प्पा सभ्यता। और जब हम ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो वर्तमान में जो भी चीजें चल रही हैं वे सभी किसके अंतर्गत आती है? वे आती है ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। यानी कि 600 ईसा पूर्व के बाद का जो काल था वे काल कौन सा था? वे था आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं उसको समझिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह काल जहां पर मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान था और वहां से साक्ष्य की भी उपलब्धता प्राप्त हुई, किंतु इतिहासकार द्वारा वहां की लिपि को नहीं पढ़ा जा सका, परिणाम स्वरूप साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। वह काल कौन सा काल है? तो यहां पर आपका आंसर रहेगा आद्य ऐतिहासिक काल, है ना, क्योंकि वहां पर लिपि तो थी, उसको पढ़ नहीं पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा काल जहां पर साक्ष्य और लिपि दोनों की उपलब्धता है और दोनों के आधार पर इतिहास का अध्ययन किया जाता है, वह कौन सा काल है? तो वह है ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? प्रागैतिहासिक काल, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल या आद्य ऐतिहासिक काल? तो सही आंसर क्या रहेगा? आद्य ऐतिहासिक काल। पाषाणकालीन संस्कृति किसका उदाहरण है? तो वह है प्राग ऐतिहासिक काल का। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहां पर क्वेश्चन बनेंगे। तो आज हमने क्या जाना कि इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है और अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इतिहास को इन भागों में बांटा गया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पाषाण काल के बारे में और क्रमबद्ध रूप से पढ़ते चलेंगे। पाषाण काल के बाद हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद ऐतिहासिक काल में हम एंटर करेंगे और धीरे धीरे समझते समझते इतिहास को बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।